हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम एडिक्ट। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सक्सेना। फ्रेंड्स, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद एक बड़ी सी इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन में श्रोडिंजर ने हमको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में गोल गोल नहीं घूम रहा है। उसके इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी है कहीं ना कहीं फाइंडिंग की। तो ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Hello friends, today's topic is quantum mechanical model of atom and concept of atomic orbital. Friends, last class में हमने क्या किया था? Last class में we had done about Heisenberg's uncertainty principle. And what was that principle? The principle is it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of electron. इस प्रिंसिपल से हमको क्या समझ में आया था कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखनी है तो आपको उसके ऊपर हमने पढ़ा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है। तो इस ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अगर हमको देखना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा सा पार्टिकल है कि उसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे, तो हमने यहाँ पे हाई सोर्स ऑफ लाइट, हाई एनर्जी की लाइट, एक बैटरी लाइट हमने यूज़ करके आपको बताई थी कि बैटरी की लाइट हमको डालना पड़ेगी, एक टॉर्च डालना पड़ेगी, ऐसी टॉर्च जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स एनर्जी जिसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हमें ऐसी टॉर्च से एनर्जी डालना पड़ेगी और एनर्जी डालने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर हमको दिख जाएगी, बट बिकॉज ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ दैट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट दैट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम अगर चेंज हो जाएगा, वो मोमेंटम चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज हो जाएगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्टली देख पाते हैं तो विद इन अ टाइम उसकी मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमको क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डेफिनेट पाथ में, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो है एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ, या हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो कैसी है वो नहीं है। इलेक्ट्रॉन उस ट्रेजेक्ट्री में गोल गोल नहीं घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहीं और है। अगर वो ट्रेजेक्ट्री में गोल गोल घूम रहा होता तो उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर पाते। तो आज के टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स था, क्लासिकल मैकेनिक्स में बोहर ने अपनी थ्योरी दी थी, और बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि बोहर के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ लाइक अ वेव, इट इज़ लाइक अ पार्टिकल जैसा है इलेक्ट्रॉन। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इट वॉज सक्सेसफुल फॉर मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। किसके लिए? तब जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं उनकी पोजीशन और मोमेंटम हम एट अ टाइम देख पाते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स किसके लिए सक्सेसफुल था? इट वॉज सक्सेसफुल फॉर मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड फेल व्हेन अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग जब इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम देखने गए, तो अगर पोजीशन देखने जाते थे तो उसकी मोमेंटम बदल जाती थी, मोमेंटम अगर उनको मिलती थी तो पोजीशन की एग्जैक्टली पोजीशन नहीं मिल पाती थी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर ये फेल हो गया, लेकिन ये किसके ऊपर सक्सेसफुल रहा ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अब आता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम अगर हमको एट अ टाइम निकालनी है तो अब हम कौन सा नए साइंटिस्ट आए उसके लिए, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स तो फेल हो गया था इसके लिए। तो अब नया जो मैकेनिक्स आया दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, एंड दिस मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंजर। इन 1927 में फ्रेंड्स क्या हुआ था एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ ट्रेजेक्ट्री इलेक्ट्रॉन की रूल आउट हो गई थी कि ट्रेजेक्ट्री में इलेक्ट्रॉन गोल गोल नहीं घूम रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसको ढूंढा गया 3D स्पेस में अराउंड द न्यूक्लियस, 3D XYZ एक्सिस में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की कोशिश जारी हुई। तो इन 1927 इरविन श्रोडिंजर डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इरविन श्रोडिंजर ने क्या किया, वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन द 3D स्पेस में वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब किया और अपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड श्रोडिंजर वेव इक्वेशन।
तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या थी फ्रेंड्स? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी इट इज डिफरेंशियल स्क्वायर साई, दैट इज डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब ये साई क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, एम और एच क्या है, ई और वी क्या है, अब हम वन बाय वन इसको हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे 3D स्पेस में अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है उसको हम देखेंगे। फ्रेंड्स अब देखिए कि जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी, इन दैट पर्टिकुलर श्रोडिंजर वेव इक्वेशन दिस इज द साइन साई। साई क्या है, व्हाट इज साई? साई इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, बिकॉज श्रोडिंजर ने यहाँ पर जो कंसिडर किया है इलेक्ट्रॉन का नेचर दैट इज वेवी नेचर कंसिडर किया है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साई? साई क्या है फ्रेंड्स? साई ये ऐसा एक फंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, साई। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमको, क्योंकि श्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन का नेचर फुल्ली वेवी नेचर कंसिडर किया है, तो वेवी नेचर में एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या है फ्रेंड्स? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है कि डेप्थ ऑफ क्रेस्ट और हाइट ऑफ ट्रफ, दैट इज नोन एज साई। और इस साई को एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड है दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड एक्सिस पर। देयर आर द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को श्रोडिंजर ने ढूंढा है अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्योंकि हाइजेनबर्ग के इक्वेशन के बाद ट्रेजेक्ट्री वाला जो मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है वो फेल हो गया था। तो एक्स वाई जेड जो है दे आर द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। E is total energy of electron, V is potential energy of electron, M क्या है friends? M it is mass of electron, and Planck's constant तो आपको पता ही it is represented by H, and what is D square psi upon dx square, D square psi upon dy square, and D square psi upon dz square, they all are the second derivative of psi with respect to x, y, z। तो इन शॉर्ट हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हम लिखते हैं एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। अब यहाँ पे देखिए एच कैप का मतलब क्या है फ्रेंड्स? हालांकि ये 11th क्लास में बहुत ज़्यादा दिस इज मैथमेटिकल फंक्शन है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एच कैप का मतलब क्या है? इट इज़ मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इट इज़ मैथमेटिकल कमांड और इंस्ट्रक्शन विच एक्ट्स ऑन मैथमेटिकल फंक्शन। ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिकल फंक्शन के। तो एच कैप क्या है? इट इज़ मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब हमको क्या मिलता है इसके सॉल्यूशन के बाद कि द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमको क्या देती है? इट गिव्स अस ई एंड साई की वैल्यू हमको बताती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को हमको बताती है। इसके सारे बहुत सारे हमको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस पर, तो एक्स वाई जेड एक्सिस पर इसके हमको नंबर ऑफ आंसर्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके मिलते हैं। लेकिन हमको कुछ ही सॉल्यूशन जो हैं वो हमारे पढ़ने लायक हैं, वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस हैं, और उन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड आइगन वैल्यू। फ्रेंड्स जब हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इसके बहुत सारे मतलब सॉल्यूशन मिलते हैं, और उन सॉल्यूशंस में से कुछ ही सॉल्यूशंस कैसे हैं? एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस होते हैं। तो वो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? दे विल गिव पॉसिबल एनर्जी स्टेट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। हमको क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी पॉसिबल एनर्जी स्टेट में हो सकता है, वो हमको बताते हैं। तो अब हमको देखिए कि यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो साई 1 के करस्पॉन्ड जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है E1, साई 2 के करस्पॉन्ड E2, साई 3 के करस्पॉन्ड E3 और साई 4 के करस्पॉन्ड E4 एनर्जी स्टेट होता है। फ्रेंड्स जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैथ्स में तो हमें 2 से ज़्यादा उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स मिलते हैं। तो सेम वे में हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जब हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व कर रहे थे तो हमको उसके बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको मिले, और उन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में से हमको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन साई 1 के करस्पॉन्ड, साई क्या है फ्रेंड्स? साई इट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव
इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड है साई, तो साई वन के करस्पॉन्ड का जो एनर्जी स्टेट हमको मिलता है दैट इज E1, साई टू के करस्पॉन्ड E2, साई थ्री के करस्पॉन्ड E3 और साई फोर के करस्पॉन्ड E4 एंड सो ऑन। तो जो एनर्जी स्टेट में से कुछ ही एनर्जी स्टेट, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको 2 से ज़्यादा आंसर मिलते हैं, वैसे ही सेम आंसर हमको मिलते हैं यहाँ पे। और ये E1, E2, E3, E4 हमको क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है करस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर साई। अगर इलेक्ट्रॉन हमको एनर्जी स्टेट में मिला है तो दैट एनर्जी स्टेट इट इज कॉल्ड E1। तो अगर हमको वहाँ इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट में, उस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन मिल गया तो दैट इज द एक्सेप्टेबल सोल्यूशन फॉर हाइड्रोजन एटम। कि हाइड्रोजन एटम का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो साई वन के करस्पॉन्ड E1 एनर्जी स्टेट में। अब मान लेते हैं कि जो E1, E2, E3, E4 इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। जो साई वन के करस्पॉन्ड एनर्जी स्टेट हमको मिले हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की उस एनर्जी स्टेट में, तो उस एनर्जी स्टेट्स को हम टोटल मिला के क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। अब फ्रेंड्स जैसा हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है इट इज़ क्वांटाइज्ड एनर्जी। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम यहाँ से चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये वाला स्टेप पे हम यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू है यहाँ पर एनर्जी की कि आप यहाँ से यहीं जंप लगा सकते हो, यहाँ से यहाँ जंप लगा सकते हो, इन बिटवीन आप जंप नहीं लगा सकते हो। तो ये जो एनर्जी स्टेट है पर्टिकुलर दैट इज़ कॉल्ड, वो फिक्स एनर्जी स्टेट है। तो फिक्स एनर्जी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हमको जब हम हाइड्रोजन के एटम के को न्यूक्लियस के चारों तरफ श्रोडिंगर ने ढूंढना स्टार्ट किया XYZ एक्सिस पर, तो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स उनको मिले, बट इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में ही मौजूद था। तो हमको नंबर ऑफ परमिसिबल एनर्जी स्टेट मिले, बट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर्टिकुलर साई वन के करस्पॉन्ड E1 में मिला, साई टू के करस्पॉन्ड E2 में मिला। लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रॉन साई थ्री के करस्पॉन्ड E3 एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहाँ पर फाइंडिंग की होगी वही एनर्जी स्टेट परमिसिबल होंगे, वही एनर्जी स्टेट एक्सेप्टेबल होंगे। तो इन पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट करस्पॉन्ड टू दैट वेव फंक्शन हमको मिले, दे आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। और इन आइगन वैल्यूज में से कुछ ही आइगन वैल्यूज कैसी थी, एक्सेप्टेबल थी, बाकी की आइगन वैल्यूज पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी स्टेट में उसकी एनर्जी मैच नहीं करती थी, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता था। तो इस पर्टिकुलर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमको क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए कि जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम साई वन, साई टू, साई थ्री, साई फोर की वैल्यू लेंगे तो पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्ड जो हमको एम्पलीट्यूड का जो नंबर है दैट इज साई वन, साई टू, साई थ्री, साई फोर की जो वेव फंक्शन की हमको वैल्यू मिलेगी, वेव फंक्शन इट इज साई, तो साई इट इज एम्पलीट्यूड। तो साई वन, साई टू, साई फोर जो एनर्जी स्टेट यहाँ पर एक्सेप्टेबल एनर्जी स्टेट है उनके करस्पॉन्ड जो साई वन, साई टू, साई फोर की जो वैल्यू है वेव फंक्शन की, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड आइगन फंक्शन। तो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, क्योंकि श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है, इट इज़ अ मैथमेटिकल इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा हम उसको डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है। तो हमको वो इक्वेशन हमको क्या बताती है कि ये हमको देती है एनर्जी करस्पॉन्ड टू साई, उस एम्पलीट्यूड के पर्टिकुलर जो साई है, साई की करस्पॉन्ड्स एनर्जी की वैल्यू कितनी है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करता है तो वो एनर्जी कैसी, वो एनर्जी लेवल हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। अगर वहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैच नहीं करती है उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से साई के साथ में, तो वो कैसा है, अनएक्सेप्टेबल है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमको नहीं मिलेगी। अब देखिए कि नेक्स्ट क्या हुआ कि जो वेव फंक्शन करस्पॉन्ड टू एनर्जी स्टेट हमको मिले थे, तो वेव फंक्शन जो हमको मिले हैं और करस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, उनको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। फ्रेंड्स पूरा ध्यान से सुनिए, द वेव फंक्शन एंड द करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। जो वेव फंक्शन है करस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के, मतलब जो आइगन फंक्शन करस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स एंड दीज क्वांटम नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, number 2 azimuthal quantum number, and number 3 magnetic quantum number।
तो क्या हुआ कि द वेव फंक्शन एंड द करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट, जो वेव फंक्शन हमको मिले थे एंड द करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number and magnetic quantum number. और जो numbers हैं, these numbers are arise as a natural consequence of the solution of Schrödinger wave equation. This quantum mechanical model of hydrogen atom successfully predicts all aspects of hydrogen atom spectrum and other phenomena which could not be explained by Bohr's model. So friends, I hope ये Schrödinger wave equation it is fully clear to you. अब देखिए कि जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, इट कैन नॉट बी सॉल्व फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स. मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मेथड्स जो हैं, इट कैन बी यूज टू गेट सोल्यूशन ऑफ रीजनेबल एक्यूरेसी. जो भी हम अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो भी आंसर आते हैं वो मैक्सिमम एक्यूरेसी तक हमको आंसर आ जाते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में. तो शुरू में स्टार्टिंग में श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया गया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद इट गेन्ड वाइड एक्सेप्टेंस. बहुत ज़्यादा इसको एक्सेप्ट किया लोगों ने. दिस इज़ बिकॉज द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन are in excellent agreement with experimental finding. One of the major achievement of Schrödinger wave equation is that it successfully interpreted the experimental information about atoms and molecules. तो friends, this is about the Schrödinger wave equation. अब मैं आपको बहुत ट्रिक से Schrödinger wave equation बताती हूँ फ्रेंड्स. एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये जो आइगन वैल्यू हमें पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट है, इनको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू. उसके करस्पॉन्ड जो आपको एम्पलीट्यूड की पोजीशन है, दैट इज़ कॉल्ड आइगन फंक्शन. फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा. आपको एक चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे कि हम जानते हैं कि इन केस ऑफ लाइट वेव्स, जब हम लाइट वेव्स की बात की थी हमने पहले, तो इन केस ऑफ लाइट वेव्स द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट अ पॉइंट. जब हम लाइट वेव की बात कर रहे थे हमारे पुराने वीडियोस में, तो लाइट वेव में हमारे पास 5 कैरेक्टर्स थे. तो लाइट वेव के जो एम्पलीट्यूड है, मैंने शायद आपको पहले बताया था कि जब 2 लाइट वेव्स ऐसे चल रही हैं तो इनका जो एम्पलीट्यूड एरिया है, इसको मैं यहाँ पे प्लस लिख देती हूँ, यहाँ प्लस, ये माइनस माइनस प्लस प्लस. तो अगर ये एम्पलीट्यूड एरिया दोनों का कैसा है, अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद यहाँ पे जो नई लाइट का कॉम्बिनेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड एरिया बहुत बढ़ जाता है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद मतलब एम्पलीट्यूड एरिया जो है बढ़ जाता है. और जिस भी लाइट का एम्पलीट्यूड एरिया बहुत ज़्यादा होता है, वो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो लाइट बहुत ब्राइट होती है. इन द सेम वे अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेव की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ वेव एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन केस ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ इंटेंसिटी जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ साई. एम्पलीट्यूड एरिया के स्क्वायर जो है, जब हमने इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो हमको एम्पलीट्यूड एरिया बहुत बड़ा बड़ा मिला. तो एम्पलीट्यूड एरिया जिस लाइट का सबसे बड़ा है उसकी एक रूल है कि साई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मतलब क्या फ्रेंड्स, इंटेंसिटी मतलब है ब्राइटनेस. तो इन सेम वे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेव की बात करें, तो स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन दैट इज साई जो हमने एम्पलीट्यूड एरिया बोला था इलेक्ट्रॉनिक वेव के लिए, तो स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव फंक्शन ये हमको क्या बताता है, ये क्या बताएगा हमें कि इट मे बी टेकन एज, इसको हम कैसे ले सकते हैं, जैसे इन केस ऑफ लाइट हम लाइट की इंटेंसिटी ब्राइटनेस से शो करते हैं. ब्राइटनेस मतलब कि वहाँ पे मैक्सिमम लाइट है, ब्राइट लाइट है. तो इन द सेम वे जब हम इस साई स्क्वायर को इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो साई स्क्वायर है इट मे बी टेकन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट. कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर, जैसे साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर एक पर्टिकुलर
लाइट वेव का साइज स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एट अ पॉइंट, साइज स्क्वायर एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. In the same way, when we apply that particular साइज स्क्वायर लाइट की इंटेंसिटी को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन पे अप्लाई करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइज स्क्वायर जो है इट मे बी टेकन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट. तो साइज स्क्वायर जो है इट डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मूविंग इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन. हमको साइज स्क्वायर से हमको क्या पता चला? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इंटेंसिटी मतलब कि वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं. ब्राइटनेस को हम यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रहे हैं फ्रेंड्स. तो साइज स्क्वायर क्या है? साइज स्क्वायर दैट इज वेव फंक्शन का स्क्वायर. ये हमको क्या बताएगा कि इट डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मूविंग इलेक्ट्रॉन. जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसकी ट्रेजेक्टरी तो कैंसिल हो गई है, तो फाइंडिंग मूविंग इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर साइज स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी फाइंडिंग की सबसे ज़्यादा है. और इस इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी अगर सबसे ज़्यादा हमको मिल रही है तो हम बोलेंगे कि साइज स्क्वायर जो है इट गिव्स अस प्रोबेबल डेंसिटी. हमको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमको बता रहा है साइज स्क्वायर की, उतने पर्टिकुलर एरिया में अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है. प्रोबेबल डेंसिटी बताएगा. एंड साई हमको क्या बताता है? साई इज द प्रोबेबल एम्पलीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन वो वेवी नेचर का है तो इलेक्ट्रॉनिक वेव है तो साई हमको क्या बताएगा? प्रोबेबल एम्पलीट्यूड. लेकिन साइज स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या बताती है? साइज स्क्वायर की वैल्यू हमको बताती है कि जब दो इलेक्ट्रॉनिक वेव आपस में कंस्ट्रक्ट होती हैं तो दो इलेक्ट्रॉनिक वेव का जो एम्पलीट्यूड अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मूविंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगी. तो सोल्यूशन है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमको क्या पता चला कि सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिप्लेस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स प्रपोज्ड बाय बोहर. बोहर ने जो हमको ऑर्बिट्स दिए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है ये पर्टिकुलर शेल में गोल गोल घूम रहा है, लेकिन हाइजेनबर्ग जब उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम देखने गए तो हमको मिला नहीं. तो हैंस द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिप्लेस किया? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स प्रपोज्ड बाय बोहर एंड लेट द कंसेप्ट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल रीजन. उन्होंने क्या बताया कि अराउंड द न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन का वेवी नेचर है तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवी नेचर के बाद जो साइज स्क्वायर है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का जो स्क्वायर है ये हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है मोस्ट प्रोबेबल डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, मोस्ट प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस XYZ एक्सिस में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल डेंसिटी हमको बताता है कि किस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है. अगर हमें साइज स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा मिलती है मैथमेटिकली तो हम क्या बोल सकते हैं कि लार्ज वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. एंड दीज प्रोबेबल रीजन, ये जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स हैं उन प्रोबेबल रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड ऑर्बिटल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस. तो अब एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास लार्ज वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर, लार्ज वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर हमको क्या शो करती है? लार्ज वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर इट शोज द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the electrons at that point. न्यूक्लियस के अराउंड एक पॉइंट पर अगर साइज स्क्वायर का आंसर हमारे पास सबसे ज़्यादा आता है तो हम क्या बोलेंगे कि लार्ज वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर दैट डिनोट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट दैट पॉइंट. एंड दीज प्रोबेबल रीजन या दीज प्रोबेबल पॉइंट्स या रीजन को हम क्या बोलते हैं? दीज प्रोबेबल पॉइंट्स और रीजन्स आर नोन एज ऑर्बिटल्स.
इम्प्रोबेबल रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज ऑर्बिटल। अब अगर स्मॉल वैल्यू आई साइज स्क्वायर की, तो स्मॉल वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर दैट मीन्स लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। एंड इफ साइज स्क्वायर की वैल्यू, इसको मैं लिख देती हूँ, स्मॉल वैल्यू ऑफ साइज मतलब क्या, स्मॉल वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर मीन्स लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। एंड इफ साइज स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, फ्रेंड्स अगर साइज स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो आई दैट मीन्स क्या है, इट मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज नेग्लिजिबल। तो साइज स्क्वायर का, इफ साइज स्क्वायर इज वैल्यू ज़ीरो दैट मीन्स हमको क्या डिनोट होता है, इट मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन at that point or at that region is negligible। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमको बिल्कुल नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लेस है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस और नोडल एरिया। तो फ्रेंड्स ये दिस इज़ अबाउट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम ट्रिक वाइज कैसे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट थियोरेटिकल नॉलेज। अब हम ट्रिक से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा। ताकि यहाँ पे देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने स्कूल का, कि एक स्कूल है, अब देखिए कि दिस इज़ द स्कूल, कोई भी स्कूल हम एक ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि दिस इज़ द स्कूल का इतना एरिया एंड द स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स को हम कैसे लेते हैं, स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन। एंड स्कूल इट इज़ कंसिडर्ड एज एटम। अब देखो कि स्कूल जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज एटम मीन्स स्कूल एक पूरा स्कूल है, स्कूल का नाम है, उसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड शेल। बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड शेल। अब इनसाइड दैट शेल यू आर द स्टूडेंट्स। क्या आप शेल की, स्कूल की बाउंड्री पर आप रहते हो क्या कभी, नेवर, कभी नहीं। यू आर ऑलवेज इन द क्लास, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग यू इट इज़ ऑलवेज इन द क्लास। तो क्लासरूम आपके लिए क्या है, क्लासरूम एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर आपके मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, आपके सेक्शन की सब में आपके मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो दैट एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, मान लेते हैं कि दिस इज़ द न्यूक्लियस एरिया, आपके स्कूल का न्यूक्लियस पॉइंट ये वाला है, मिडिल पॉइंट ऑफ योर स्कूल। तो दैट एरिया अराउंड द स्कूल, मान लेते हैं आपकी क्लास है, तो आप पहले शेल में एंटर करोगे। स्कूल में एंटर करने के बाद आप आओगे, जो भी आपका पाथ है वहाँ से चढ़ के आप आओगे अपनी क्लास में। तो ये जो आप एक इलेक्ट्रॉन हो, आपको हमने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, तो अगर आपने शेल में अंदर एंट्री की तो आपकी मैक्सिमम, आप सीधे चले गए अपनी क्लास में, तो आपकी अराउंड दैट पर्टिकुलर मिडिल पॉइंट ऑफ योर स्कूल योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट, मतलब योर प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलेगी, आपकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की आपकी क्लास में, आपका सेक्शन में। तो this section it is known as orbital। तो that area around the nucleus where there is maximum probability of finding the electron, that area around the nucleus it is known as orbital area। और ये ऑर्बिटल एरिया पहले बोहर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल में गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं था। जैसे इलेक्ट्रॉन को देखने चाहते थे तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली स्कूल है, इलेक्ट्रॉन आप हो तो आप स्कूल में कहीं पर भी मिल सकते हो। तो जैसे ही आपके ऊपर लाइट पड़ती है आपको देखने के लिए, क्योंकि आप अपने नेकेड आई से आप किसी को दिख नहीं रहे हो, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन अगर उसको हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे तो उसको देखने के लिए आपको लाइट डालना पड़ेगी। लाइट में क्या है, एनर्जी है, तो उस एनर्जी से आपकी वेलोसिटी चेंज होती है और आपका पाथ चेंज हो जाता है। तो पाथ चेंज होने के बाद मान लेते हैं अगर आप यहाँ हो, आपको ढूंढ रहा है, बोहर ने आपको ढूंढा यहाँ पे, लेकिन आप हो तो वहाँ स्कूल के अंदर ही, स्कूल में हो लेकिन स्कूल के अंदर कहीं पर हो आप,
आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंडिंग की नहीं है। जैसे आपको देखने के लिए यहाँ पे लाइट पड़ी तो आपकी वेलोसिटी चेंज हुई, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट चेंज हुआ और आप यहाँ से कहीं अंदर चले गए। तो जहाँ पर आप भी अंदर चले गए और जहाँ पे आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, दैट एरिया, दैट दिस इज़ नोन एज ऑर्बिटल एरिया।